Hello students, so I'm back with another video of measurement of national income. So it's the part 2 एंड अगर किसी ने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ रियल जीडीपी. Real GDP values the current year output at the same base year price. It is the value measured at constant price of all the final goods and services produced in the domestic territory of a country during 1 year. तो रियल जीडीपी जो है वो वैल्यू करता है करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के हिसाब से. लाइक करंट ईयर के जो आउटपुट्स हैं उन सबको मेजर करता है किसके बेसिस पे, बेस ईयर के प्राइस के बेसिस पे. वैल्यू मेजर होता है कांस्टेंट प्राइस सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि प्रोड्यूस होता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 ईयर के अंदर. इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइज. ये तभी इंक्रीज होता है जब आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट इंक्रीज होता है. इट इज़ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. ये एक रिलायबल इंडेक्स होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए. तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो मेजर करता है करेंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में एक ईयर के अंदर, उसको किस बेसिस पे करता है मेजर, करेंट ईयर के बेसिस पे. ये कब राइज होता है? जब आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइज होता है या फिर करंट प्राइस जब राइज होता है तब होता है. ये रिलायबल इंडेक्स नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए. अब आता है जीडीपी वेलफेयर. जीडीपी इज कंसिडर्ड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. इंक्रीज इन जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. व्हेन द जीडीपी राइजेस, फ्लो टू गुड्स एंड सर्विसेज tend to rise. This means greater availability of goods and service goods per person, high level of welfare. तो जीडीपी वेलफेयर क्या होता है? जैसे हम जो है कंसिडर करते हैं जीडीपी को एज अ वेलफेयर. कैसे? क्योंकि अगर जीडीपी राइज होता है तो ये माना जाता है कि वेलफेयर भी राइज हो रहा है. वो ऐसे है कि अगर जीडीपी राइज हो रहा है तो फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पर पर्सन ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं. तो ऐसा माना जाता है कि जीडीपी का वेलफेयर हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच रही है तो जीडीपी वेलफेयर हो रहा है. तो इस जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं वो देख लेते हैं. तो पहला है लिमिटेशन, क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. If the GDP of the country is rising, then it is not necessary that the welfare will also rise in the level of GDP. Distribution of GDP is getting more unequal. वेलफेयर लेवल ऑफ द सोसाइटी में नॉट राइज. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होता है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है वैसे हम ये नहीं मान सकते कि उसका वेलफेयर भी बढ़ रहा है. कैसे? कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच वो भी ज़्यादा गैप बढ़ रहा है. तो ये जो है मोर अनइक्वल होता जा रहा है. तो इससे वेलफेयर नहीं हो रहा, बट जीडीपी ज़रूर बढ़ रही है, बट इससे किसी का वेलफेयर नहीं हो रहा. तो हम ये नहीं मान सकते कि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो फिर वेलफेयर भी हो रहा है. सेकंड है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. इफ प्रोड्यूस मिक्स हैज़ मोर ऑफ war goods like explosive gun etc. The restriction will increase in GDP, maybe purely due to the increase in the goods which are not socially desirable such as drugs, alcohol etc. This will surely not exchange economic welfare. तो इसका क्या मतलब होता है कि composition of GDP, ये सेकंड लिमिटेशन है. इसका मतलब ये है अगर कंट्री में ज़्यादा वार गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर ऐसे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि सोशली रिलायबल नहीं है हमारे लिए, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स या फिर वार गुड्स जैसे गन्स, एक्सप्लोसिव, ये सब अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो फिर इससे कंट्री का वेलफेयर नहीं हो रहा, बट इससे जीडीपी बढ़ रही है. तो यही है कि लिमिटेशन है जीडीपी का कि इससे जीडीपी ज़रूर बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं हो रहा. अब आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि डोमेस्टिक सर्विसेज जो वुमेंस हाउस होल्ड में करती है तो उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही होती है, बट फिर भी
वो करती है। तो ये जो है इससे हमारा वेलफेयर तो बढ़ रहा है बट जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा क्योंकि वो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा। उस काम के लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है बट इससे वेलफेयर बढ़ रहा है। तो इसमें जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है बट वेलफेयर ज़रूर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं कर रही है बट वेलफेयर ज़रूर ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। With the rise of GDP, there will be rise in industrialization, urbanization. This will rise in pollution. In GDP, there will be ecological degradation, which will reduce welfare of the people. तो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जीडीपी जो है जीडीपी तो राइज हो रही है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, जैसे जीडीपी ग्रोथ कर रहा है बट इससे वेलफेयर कम होता जा रहा है। कैसे? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो फिर पोल्यूशन होगा, उससे पोल्यूशन होगा तो हमारा एनवायरनमेंट में असर पड़ेगा, उससे जो लोग का हेल्थ ख़राब होगा। तो इससे वेलफेयर तो कम हो रहा है बट इससे जीडीपी तो बढ़ ही रहा है। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। अब आता है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ रिफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ firm or an individual for which they are not paid or penalized. Activities which result in benefit to others are termed as positive externalities, and activities which result in harm to others are termed as negative externalities. तो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है कि बेनिफिट्स या फिर हार्म्स जो कि किसी एक एक्टिविटी के ज़रिए किसी फर्म को मिल रहा हो या फिर किसी इंडिविजुअल को मिल रहा हो और उसके लिए उसको पेमेंट नहीं मिल रही हो या फिर पेनलाइज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे एक्टिविटीज़ को ही बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज़। तो जो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं किसी फॉर्म या इंडिविजुअल को उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, और जो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। एग्जाम्पल क्या होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज प्लांट। Such pollution reduce the welfare through negative effect on health. तो जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक्सटर्नलिटीज़, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो उससे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है जिससे लोगों के हेल्थ ख़राब हो रहा है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, तो उसी को बोलेंगे हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब देखते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जांपल क्या है। जैसे कि पब्लिक पार्क्स हो गए, जो लोग वहाँ पे आकर लाइक ऐसे ही बैठने आते हैं या फिर टहलने आते हैं तो उसके लिए उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। लाइक लोगों को अच्छा लगता है वहाँ पे आके एंड दे फील फ्रेश, तो इसीलिए जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है लोगों के लाइफ में, तो उसी को बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट जो है रेफ़र करता है कि एडिशन होना कैपिटल स्टॉक में उस इकोनॉमी में, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो डेप्रिसिएशन जो के पहले जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर किसी ने कोई लैंड ले लिया या फिर कोई हाउस ले लिया है तो उसकी वैल्यू जो है पहले जैसे 2 लाख थी, उसके बाद में तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू 50,000 हो जाती है मान लेते, तो उसके बाद जो 50,000 है वो उसकी नेट इन्वेस्टमेंट होती है, बट पहले जो उसकी वैल्यू थी 2 लाख वो होता है उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसी को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो अब आता है नेट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बोल ही दिया बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म एज नेट इन्वेस्टमेंट। तो एक पीरियड के अंदर जो उसका एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में इकोनॉमी में, उसी को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो जो 2 लाख वाला उसकी वैल्यू थी उस घर की, वो उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी। अभी जो करेंट उसकी वैल्यू होगी 50,000, वो उसकी क्या होगी? नेट इन्वेस्टमेंट।
अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोला जाता है। It refers to the fall in the value of fixed assets due to the normal wear and tear, passage of time or expected obsolescence, change in technology। तो डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का जो है मतलब होता है कि गिर जाना वैल्यू, उसका किसी भी एसेट का वैल्यू गिर जाना। बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। नॉर्मल वेयर एंड टियर का रीज़न हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद बहुत सारी चीज़ों की जो है वैल्यू कम हो जाती है। फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वैल्यू कम हो जाना किसी एसेट का। और ग्रॉस वैल्यू का जो क्या है फॉर्मूला होता है, नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, यही होता है फॉर्मूला ग्रॉस वैल्यू का। तो डेप्रिसिएशन जो एसेट्स में होता है वो 3 रीजन्स की वजह से होता है। क्या क्या होता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड obsolescence। तो पहला जो क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टियर, कंटिन्यू यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड वैल्यू। तो कंटिन्यूसली अगर किसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाती है। ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली यूज़ करे जा रहे हैं तो वो ख़राब तो हो ही जाएगा एक टाइम पे। और सेकंड क्या है? पैसेज ऑफ टाइम, value of fixed assets also decreases with the passage of time even if they are not being put to the use in the business। Natural factors like rain, wind, weather etc contribute to the fall in the value। तो passage of time मतलब किसी चीज़ को हम अगर यूज़ नहीं भी कर रहे, कोई मशीनरी हो गया, कोई भी इक्विपमेंट हो गया, अगर हम उसको यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी चांसेस है कि वो ख़राब हो ही जाएगा। एक टाइम के बाद वो ख़राब हो ही जाता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, लाइक रेन, विंड, वेदर, या फिर और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है। लास्ट वन इज एक्सपेक्टेड obsolescence। वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू द एक्सपेक्टेड obsolescence in loss in the value due to change in technology or change in demand for goods and services। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका जो है वैल्यू कम हो जाता है क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी होती है, या फिर जो डिमांड होता है उस पर्टिकुलर गुड्स का वो कम हो जाता है। जैसे कि पहले हम नोकिया का फ़ोन यूज़ करा करते थे, कीपैड वाला, बट उसके बाद स्मार्टफोन्स आ गए तो वो फ़ोन तो कोई यूज़ नहीं करता, वो कोई यूज़ अभी करता ही नहीं है, क्योंकि क्यों करेंगे, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसी को बोलेंगे एक्सपेक्टेड obsolescence। तो आज के लिए बस हम इतना तक ही रखते हैं, और एक और इसका पार्ट आएगा, वो लास्ट होगा जिसमें हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तो टिल देन बाय बाय।